नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में दाम बढ़ने से देश में तेल के दाम अब तक के उच्च स्तरों पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत सोमवार को 4 साल के उच्च स्तर यानी 73 रुपए 83 पैसे पर थी, जबकि डीजल की दर अब तक के उच्चतम स्तर यानी 64 रुपए 69 पैसे पर। फिलहाल देश में प्रति लीटर तेल पर टैक्स का हिस्सा कुल मूल्य का करीब 50% है, यानी 73 रुपए वाले पेट्रोल पर करीब 36 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते हैं। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क का 42% हिस्सा राज्यों को जाता है, जबकि शेष 60% का उपयोग राज्यों में विकास योजनाओं के लिए केंद्र अपने पास रखता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नजर रखे हुए है, लेकिन खुले बाजार की कीमत निर्धारण व्यवस्था के पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि पेट्रोल और डीजल को जितनी जल्दी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा। आज कार्यक्रम में समझेंगे कि बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम के पीछे बड़े कारण क्या हैं, क्या भारत में टैक्स का सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो वहां के दाम और वहां की तेल और की सप्लाई का सिस्टम, और क्या हमें किसी नए सिस्टम को अपनाने की जरूरत है जिसके चलते हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या वो सिस्टम जीएसटी हो सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। राजेश महापात्रा हमारे साथ हैं, एडिटर एट लार्ज हिंदुस्तान टाइम्स में। राजेश जी, स्वागत है आपका। सुशील चंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार, आप पूर्व सचिव हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और MR पसरीचा साहब, पूर्व CMD ऑल इंडिया लिमिटेड से। शुरुआत में करना चाहूँगा सुशील चंद्र जी आपसे। इस वक्त मैं अगर ग्राफिक के जरिए देखूँ, आज जो दाम हैं पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अलावा जो 4 बड़े महानगर हैं देश में, वहां पर ये कीमतें इशारा करती हैं कि पेट्रोल और डीजल फिलहाल क्या स्थिति है। 73 रुपए 73 पैसे और कोलकाता में आप देख सकते हैं 76 रुपए, मुंबई 81 रुपए सबसे ज़्यादा, और चेन्नई में करीब 76 रुपए 48 पैसे। अब सवाल ये त्रिपाठी जी की जो दाम है, ये जो आज दिख रही है तस्वीर, इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्यों ये लगातार 7वें आसमान की तरफ दाम चले जा रहे हैं? देखिए, भारत में जो इससे नेबरिंग देश हैं, जो इसके निकट देश हैं, उनमें जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उससे ज़्यादा है भारत में दाम। तो यहाँ तक कि शायद एशिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें कि पेट्रोल डीजल के दाम भारत के दामों से ज़्यादा हो। तो भारत में क्रूड ऑयल तो सभी खरीदते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबको एक ही दाम से मिलता है। तो इसमें जबकि भारत में रिफाइनरीज बहुत अच्छी हैं, दाम ज़्यादा होने का एक कारण ये है कि इसमें टैक्स का जो परसेंटेज है वो बहुत अधिक है। जैसा आपने स्वयं कहा, पेट्रोल पर लगभग 100%, 110%, डीजल लगभग 80% टैक्स है तो बेसिक प्राइस का। इसलिए जब टोटल प्राइस ली जाती है तो 50-55% जो है वो टैक्स होता है, और पेट्रोल पे और डीजल पर करीब 40% होता है। तो जब इतना टैक्स होगा, और ये इसलिए है, इसमें कोई एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारें इसको बहुत आसान पाती हैं कि 6-7 कंपनियों से मिलके 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 50,000 175,000 1 लाख करोड़ रुपए तक की राज्य सरकारें टैक्स से वसूल कर लें। ये इतना टैक्स वसूल करने के लिए किसी और चीज़ पे इन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे एसएससीज को देखना पड़ेगा। यहाँ ना तो कोई लीकेज है, ना कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है। इसलिए कोई सरकार और कोई वित्त मंत्री, कोई वित्त सचिव केंद्र का और राज्य का इसको जाने नहीं देना चाहता है। अब इसमें क्या हो सकता है, मेरा सुझाव ये है कि एकदम से तो कोई बड़ा चीज नहीं होगा। हालांकि सभी कह रहे हैं कि हम जीएसटी में लाएंगे, मैं इस पे आऊंगा कि विकल्प क्या है, लेकिन आपने कहा कि मोटा मोटा ये दाम जो है उसके पीछे टैक्सेस बड़ा कारण है। आपने जिक्र किया दुनिया के अलग अलग देशों का और नेबरिंग कंट्री का। मैं ग्राफिक के जरिए दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि असल में भारत ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोस के अगर मुल्कों को देखें तो इस वक्त वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम किस स्तर पर हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये आसपास के देश हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम आप देख सकते हैं कि भारत की तुलना में कितने कम या फिर कितने ज्यादा हैं। अब पसीजा साहब, सवाल यह कि जिस तरीके से दाम बढ़े हैं और अब नए लेवल्स को ये टच कर चुके हैं,
त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि टैक्स का जो सिस्टम है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आपके नजरिए से क्या बड़ी वजह है आसमान छूते तेल के दामों के? देखिए, जहाँ तक क्रूड ऑयल प्राइस है वो तो अराउंड $66 है इस टाइम, ओके, पर बैरल। और जब एक टाइम पर क्रूड ऑयल प्राइस जब $120 थी, तब भी प्राइस देखें तो प्राइसेस पेट्रोल की और डीजल की वो इससे थोड़ी मार्जिनली अप थी। अब मार्जिनली अब ज़्यादा अप है, क्यों है? वो टैक्सेस की वजह से, मेनली टैक्सेस की। तो उसको अब ये गवर्नमेंट को व्यू लेना है, क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। और उस टाइम ओपन मार्केट का सिस्टम हमने नहीं अपनाया था जब क्रूड ऑयल के दाम टॉप पर थे। उसके बाद उस टाइम जो है था कोरिलेटेड टू दैट, उस टाइम गवर्नमेंट बल्कि रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी दे रही थी। और इन द प्रोसेस वही है कि वो प्राइसेस जो है वो रख रही थी विद इन कंट्रोल। अब मॉप अप कर रही है गवर्नमेंट, डिफरेंस ये। और क्या यही सिस्टम बाकी पड़ोसी देशों में है? नहीं, इतने टैक्सेस नहीं है। इतने टैक्सेस नहीं है? नहीं। राजेश जी, आप लंबे से देखते रहे हैं ऑयल पॉलिसी अलग अलग सरकारों में, ये जो दाम है ये तिलिस्म है क्या इसके पीछे का? बैरल के रेट बढ़ते हैं घटते हैं, उससे कई बार कहा जाता है, अब कहा जा रहा है बाजार के हवाले है, या फिर कहा जाए कि टैक्स के हवाले है। क्यों है ये दाम इतने ऊपर? देखिए, बाजार के ऊपर अगर हम डिपेंड करें तो जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे वो क्रूड प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड प्राइसेस अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो पहले जब सरकार खुद रेट फिक्स करती थी तब सरकार के पास ये था कि जब विश्व बाजार में रेट बढ़ने लगते थे तो वो यहाँ पर रेट कम रखती थी। एक सब्सिडी का निकाला गया था, कुछ पैसा सरकार देती थी, कुछ पैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज ONGC वगैरह देते थे। इस तरह से कुल मिला के यूपीए के दौरान ये अप्रोच लिया गया था, जिसके चलते जो कह रहे हैं जब 120 टच किया उस समय हो सकता था कि अगर ऐसे हम जाने देते तो 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल चला जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। पर इशू वो नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है कि इस सरकार के साथ एक सबसे बड़ा मौका आया जब ये सरकार 2014 में बनी। उसके बाद तकरीबन बड़े लंबे दौर तक इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस काफी बड़े नीचे स्तर पे रहे, और उस समय हमें बड़ा मौका था कि या तो हम उस समय कुछ एक्साइज ड्यूटीज कम कर लिए होते, अपने टैक्स स्ट्रक्चर को, कुछ ऑयल प्रोडक्ट्स के टैक्स स्ट्रक्चर को कुछ स्ट्रीमलाइन कर लिए होते, तो शायद हम उस समय कुछ बना पाते, या फिर उसमें हमको जो फिस्कल रूम मिला था उससे पैसा उठा के उस पैसे को और कहीं लगा सकते थे, जो आज के डेट पर हमें हेल्प करता है कुछ नहीं करने के लिए। आज के डेट पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। केंद्र सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रही है, इकोनॉमी मंदी में है, टैक्स कलेक्शन कम होते जा रहा है। जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, तेल पदार्थों के ऊपर टैक्स लगाना सबसे आसान काम है, एक ही जगह से नो कॉस्ट से कलेक्शन हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर आप आज के समय पर जो खरीदता है पेट्रोल या डीजल, आधे से ज्यादा आप टैक्स में दे रहे हो, और ये कहीं जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन सरकार इसको कम नहीं कर सकता है। इसमें विवाद यह है कि केंद्र सरकार कहता है कि भाई राज्य में कम करे, राज्य सरकार कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र कम करे, और दोनों का हालत आज के डेट पर खराब है। राज्य सरकार के लिए भी जो वैट लगाते हैं, तकरीबन जैसे दिल्ली सरकार 27% लगाती है, तो 19 रुपए के करीब, 15 रुपए के करीब करीब आ जाता है उनको। केंद्र सरकार 20 रुपए के करीब करीब टैक्स उठा लेती है, उसमें से 8 रुपए जो है रोड से, जो पैसा ये बांटती नहीं है राज्य सरकारों के साथ। तो आज के डेट पर अगर आप कहेंगे कि राज्य सरकार को कि आप कम करो वैट, राज्य सरकार के पास आज के डेट पर पैसा नहीं है। और अगर वो यहाँ पे कम करे, ऐसे भी हालात इतने खराब है कि जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जो सारे डेवलपमेंट सेक्टर जिनके साथ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन की इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी कटौती हो रही है। अगर ये पेट्रोल के ऊपर अगर ये राज्य सरकार अगर टैक्स कम करना चाहे तो उनके पास तो पैसे नहीं रहेंगे। आप करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और केंद्र का भी वही ऑप्शन है। आप फंस गए हैं अभी
टैक्स के जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दशकों के लिहाज से एक बार मैं फिर ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि इस वक्त जो देश में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर टैक्स है वो असल में कैसे है, कितना है और कितना हम उसको पे कर रहे हैं। केंद्र और राज्यों के लिहाज से अगर देखें, जो सेंटर टैक्स है इस वक्त वो आप देख सकते हैं उत्पाद कर, एक्साइज कर टैक्स के नाम पर 19 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर है ये पेट्रोल पर। डीजल पर यही 15 रुपए से थोड़ा सा ऊपर है। वैट दिल्ली में 27% है और अलग अलग राज्यों में संख्या ऊपर और ज्यादा कम है। इसके अलावा सेस और जो हमने कहा 8 रुपए प्रति लीटर का सेस, अगर मैं गलत नहीं हूं राजेश जी, 8 रुपए। अब सवाल ये है कि ऐसे में पसरीचा साहब, ये जो टैक्स कलेक्शन इसके जरिए हो रहा है, राज्यों पर भी भार है और जैसे कि राजेश कह रहे हैं कि राज्यों के पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा कम करने के लिए। क्या इस टैक्स सिस्टम को हम बदल सकते हैं या उस पुराने सिस्टम की तरफ ऑप्शन विकल्प है सरकारों के पास, वो जा सकते हैं ओपन मार्केट का जो फॉर्मूला है उससे अलग हटकर, या अब वापस लौटने के रास्ते बंद हैं? देखिए अभी ऐसे है, क्योंकि जितना भी टैक्स आप रिड्यूस करेंगे उतना कैश इनफ्लो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास कम होगा, ये ज़रूरी है। और वो कितना कर सकते हैं, अगर रिड्यूस करनी है प्राइसेस तो उनको देखना है कितना कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक वो रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्राइसेस नीचे नहीं आ सकती। कहा ये भी जा रहा है, लेकिन ये है, आपको मैं बतला देता हूँ, क्रूड ऑयल प्राइस इज लाइकली टू स्टे in the range of $60 to $70. Nobody can say with certainty. I'm just saying this is likely status. Right now, your Indian basket, if you look at it, is $66 per barrel. Roughly about $66 per barrel. देखिए $48 से $66 तक, 65-66 तक चले गए। 45 से लेकर पिछले 12 महीने में एवरेज था $48 2017-18 का माने तो हम जी, तो लगभग ये तकरीबन बन जाता है 30-33% की प्राइस। उस हिसाब से आपके रिटेल प्राइस यहाँ पे 30-33% बढ़े नहीं है। ओके, कुछ प्रयास किए गए सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम करने की, लेकिन आप एक हाथ से लेते हैं देते हैं, दूसरे हाथ से ले लेते हैं। आपने 6 रुपए 2 रुपए करके एक्साइज ड्यूटी काटे, 8 रुपए रोड के सेस लगा दिए, तो न्यूट्रलाइज हो गया पूरा। तो देखिए असल मुद्दा ये है कि आज सवाल जो उठाना चाहिए कि आज केंद्र सरकार के पास पैसा क्यों नहीं है, और हम अगर सिर्फ सोचेंगे कि हम एक सोल्यूशन यहां पर निकाल लें, नहीं हो पाएगा। जब तक हमारी जो टैक्स सिस्टम है, ओवरऑल टैक्स सिस्टम है, उसमें जब तक बॉयंसी नहीं आएगी, इकोनॉमी का मंदी जब तक खत्म नहीं होगी, सरकार के पास सरकार की इनफ्लो जो है वो बड़े कम होते जा रहे हैं। अगर एक बड़ा डिपेंडेंसी जो है वो पेट्रोलियम पदार्थों के टैक्स पर ही सरकारों का है, जरूर है। देखिए अप्रैल फरवरी के अंदर जो 2017-18 के फिस्कल डेफिसिट के जो रिवाइज टारगेट थे, हम अप्रैल फरवरी में उसके 20% आगे बढ़ चुके हैं, 120% ऑलरेडी कर चुके हैं। मार्च खत्म होते होते हमारे 130% हो जाएंगे। जैसे 130% हो जाएंगे, सारे रेटिंग एजेंसीज का दबाव आ जाएंगे। आरबीआई कहेगी कि हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगेंगे। ओके, तो ये सब समस्या आ जाते हैं, तो सरकार के पास रास्ता कोई नहीं रहता है। तो अभी मुझे जो लगता है कि वी विल हैव टू लिव विद इट, इसके साथ और कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मान लीजिए 1-2% एक्साइज ड्यूटीज कम भी कर लेते हैं, जैसे पसरीजा जी बोल रहे थे, आने वाले दिनों में क्रूड प्राइसेस और थोड़े आगे भी बढ़ सकते हैं। वो जो रूम मिलेगा वो रूम वहां चले जाएगा। त्रिपाठी जी, सवाल ये कि जिस टैक्स के जरिए सबसे ज्यादा इनकम, अगर मैं कहूँ जैसा कि आप लोगों क्या जो अनुभव है वो सरकार को इससे है, तो फिर क्या आम जनता और कंज्यूमर तैयार रहे और उम्मीद छोड़ दे कि ये नीचे की तरफ आएंगे, या फिर टैक्स सिस्टम में बदलाव, जो बात हो रही है कि इसको वैट की जगह जीएसटी में अगर लाते हैं तो इसको हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ लगाम लग सकती है? देखिए, केंद्र और राज्य दोनों ही इसके आदी हो गए हैं कि ये ईज ऑफ कलेक्शन और लीकेज प्रूफ, इतना जब टैक्स उन्हें मिल रहा है, इतना अतिरिक्त रेवेन्यू मिल सकता है, तो क्यों दूसरी चीज़ों पर देखें। मैं आपको एक इसका आंकड़ा देना चाहूँगा कि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने डीजल पर 14 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 10 या 11 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया, जो 21-22 रुपये लीटर हो गया था पेट्रोल और 17 रुपये हो गया था डीजल पर। उसमें अक्टूबर के महीने में काफ़ी जब जनरोष हुआ तो 2 रुपये घटाया गया। अब 10,000 करोड़ लीटर डीजल खर्च होता है और लगभग 3,000 करोड़ लीटर
एक वर्ष में पेट्रोल खर्च होता है। तो आप अनुमान लगाइए 1,70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आया इससे। तो जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने, बात सही है कि 1,70,000 और पिछले 3 सालों से आ रहा था, उससे फिस्कल डेफिसिट ठीक हुई, वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, वो सब अपनी जगह सही है। लेकिन देखना ये चाहिए कि जब 2015 में राज्यों को केंद्र वित्त आयोग से 10% अतिरिक्त जब धन केंद्र का शेयर मिला, तो उस समय वो कुछ कर सकते थे। इस समय भी एक वित्त आयोग बना हुआ है, वरना ये राज्य और केंद्र एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे, इसे करेंगे नहीं कुछ। तो वित्त आयोग को ये संदर्भ कर दिया जाए कि अगले 5 सालों में कैसे इसे जीएसटी के अंदर ला करके इसकी रेट को मॉडरेट किया जा सकता है। तुरंत इसमें ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे मॉडरेट किया जा सकता है, जबकि टैक्स बॉयंसी और जगह बढ़े। और वित्त आयोग एक प्रोफेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इसको देख के करेगी, तो कहेगी, रिकमेंड करेगी तो शायद कुछ हो, वरना केंद्र और राज्य सरकार इसमें कोई पहल नहीं करेंगे। पस्तीजा साहब, क्या जीएसटी जो टूल है वो इसके लिए एफिशिएंट हो सकता है? उस टूल का इस्तेमाल करने से इस पर हम लगाम लगा सकते हैं जो बढ़ते दाम हैं, या फिर वहां पर भी आपको लगता है कि वो उतना कारगर नहीं होगा? देखिए, अभी 5 प्रोडक्ट जो हैं वो जीएसटी से बाहर हैं। पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये 5 प्रोडक्ट अभी बाहर हैं। अब इनको जीएसटी में लेके आए। अभी क्या किया है कि जब ये जीएसटी लेके आए थे तो जो कलेक्शंस इनका होता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरा टोटल जीएसटी जब लेके ही आए हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया हुआ है, ताकि आपको जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके प्रोटेक्शन रहना चाहिए, उसमें मार्जिनल इंक्रीज भी रखा हुआ है। अब जीएसटी उसी का, अगर ये जो टैक्सेस आज की डेट में उनके हाथ में आ रहे हैं और उतना ही लेके आप उसमें ले जाएंगे तो जीएसटी फिर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसके ऊपर एक्सेप्शन हाई होगा। तो फिर केंद्र का हिस्सा कम करना पड़ेगा। वही देखना है अब कितना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके अगर जीएसटी भी इसको लेके आते हैं तो कितना दोनों मिलके उसको कम करवा सकते हैं, ये दोनों की सलाह से होगा। भाई राजेश, ये जरूरी है। देखिए, लंबे केंद्र दौर की ओर से संकेत अगर मैं कहूँ, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उनका बयान है साफ तौर पर कि अगर से जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो ग्राहकों को कुछ फायदा हो सकता है और तुरंत हो सकता है। राज्य इसके लेकिन तैयार नहीं है, वजह क्या है? नहीं, आप तुरंत तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देखिए, मान लीजिए पेट्रोल लीजिए, आज के डेट पर पेट्रोल के ऊपर राज्य सरकार जो है दिल्ली में 15 से 16 रुपए कमा रही है, केंद्र को 11 से 12 रुपए मिल रहा है। और अगर हम इसको जीएसटी के अंदर ले आते हैं, चाहिए ऐसा रेट पे लगाएं कि ये 15 और 11 रुपए आपका आप जोड़ दिए जाए, 28 रुपए आप सबसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे लगा लीजिए, आपको 10 से 12 रुपए मिलेगा बेसिक प्राइस के ऊपर। तो उसमें आप अगर राज्यों को आपको 42% दे दे, जो अभी जो बढ़ता है जिस हिसाब से जो शेयरिंग है, हाँ, तो उनको तो 8 ही रुपए मिल जाएगा उसमें से। तो जो अब आज के डेट पर मिल रहा है उसका आधा हो जाएगा पैसा। तो मैं त्रिपाठी जी से सहमत हूं कि ये ऐसा चीज नहीं है जिसको कि आप ओवरनाइट डिसाइड कर सकते हैं। और ये अभी फिनेंस कमीशन बैठी है और ये फिनेंस कमीशन के दायरे में आ जाना चाहिए। इसको सोच समझ के एक इसके रोड मैप बनाकर इसको आगे किस तरह से जीएसटी के अंदर लाया जाए, उसमें किस तरह से बंटवारा हो ताकि स्टेट्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे और केंद्र को घाटा भी ना हो और ये एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम हो जाए। ओके, और उस समय मार्केट डिटरमाइंड प्राइस का ज्यादा जस्टिफिकेशन होगा जब आप टैक्स रेट रीजनेबल कर देंगे। लेकिन ये सब आगे की बात है, लेकिन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो सुझाव है फिनेंस कमीशन के अंदर ये दे दिया जाए। केंद्र सरकार का कहना जीएसटी के अंदर लॉन्ग टर्म में इसको जीएसटी के अंदर आना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? ओवरनाइट नीजक रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ये मेरा मानना है। त्रिपाठी जी, जो कि राजेश जी कह रहे हैं बहुत अहम है कि ऑप्शन यही है कि इसको जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसी मुर्गी जिसके जरिए जो सोने के अंडे दे रही है, उससे हाथ धोना क्या कोई चाहेगी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? आसानी से नहीं चाहेगी। इसीलिए देखिए, केंद्र सरकार कहती है राज्य माने, राज्य सरकारें कहती हैं केंद्र पहल करे,
और राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन वो कोई पहल नहीं करेंगे। इसको फाइनेंस कमीशन इसका एक रोड मैप, क्योंकि वो अगले 5 साल का प्रोजेक्शन देती है कि कैसे क्या टैक्स रेवेन्यू होगा, क्या खर्चे होंगे, उसको देखते हुए वो इसको अगर फाइनेंस कमीशन देखे तो वो कहेगी कि जीएसटी में शुरू में लाने में इसकी रेट 28% नहीं होगी, 50% हो, 60% हो, कुछ इस तरह हो, और अगले 5 सालों में किस तरीके से जब टैक्स बॉयंसी को देखते हुए और खर्चों में जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको कम करते हुए कैसे इसकी रेट को 28% पर 5 सालों में लाया जाए। ये एक रेफरेंस हो सकता है और तभी होगा, वरना कोई सरकार चाहे एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कोई इसमें पहल नहीं करेगी। आपने सर एक शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बारे में काफ़ी चर्चा आलोचना होती है कि जो पीएसयूज हैं, अनावश्यक खर्चे ये ऐड किए जाते हैं और जो कि एक बड़ा हिस्सा है इस तेल के दाम के खेल में। इसे कैसे हम एक्सपोज कर सकते हैं, कैसे सरकार इसको कर्व कर सकती है? ये देखिए ये बात सही है कि जब तेल के दाम घटे, क्रूड ऑयल के, तो उसका लाभ कंज्यूमर को बहुत कम मिला। कुछ लाभ गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ सरकारों ने अपनी वित्तीय स्थिति ठीक करने में लगाई। फिर जो तेल कंपनियां, उनको पहले दिक्कत हो रही थी, ये भी बात सही है, और सब्सिडी उनको कुछ मिलती थी, पूरी नहीं मिल पाती थी। तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधार में हुआ। अब आप देखिए सारी मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनी की स्थिति इस वक्त वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो इसलिए कि उनको मार्जिन बहुत बढ़ गया। फिर डीलर्स का सुधार हुआ, डीलर्स की मार्जिन वगैरह बढ़ गई, कंज्यूमर सबसे अंत में आया। तो ये बात सही है और इस पर कोई रेगुलेशन नहीं है। पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड बना है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देखे, उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर को देखे। तो इसलिए बात तो सही है, पूरा इसमें ओपन मार्केट का इस वक्त मामला चल रहा है। पसीचा साहब, ये बड़ी अचरज वाली बात है कि जिस प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा कमाई सरकार को हो रही है, इसके बाद जो कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं वो भी अपना मोटा मुनाफा कमा रही हैं, सरकार से सब्सिडी भी ले रही हैं अगर उनकी हालत ख़राब होती है, लेकिन कंज्यूमर उसके बारे में कहीं कोई चिंता नहीं दिख रही है। क्या ये माना जाए कि जो अतिरिक्त खर्चों की बात है, इसको रेगुलेट अगर किया जाए तो भी दाम को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बढ़ गई है। अब उठा के देखिएगा 4 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले क्या थी और आज क्या है, वो फिगर्स अपने आप ही बोलेंगी कितनी होगी। तो उसमें थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत हो सकती है, और वो कितना हो सकती है, वही है कि अगर आप उसको भी फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, कि किस तरह किया जा सकता है, वो तो जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ही उसको कर सकती है। वो उसको देखना पड़ेगा कितना कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी लेवल तो बहुत बढ़ गया है उनका, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो फिगर अपने आप ही बोलेंगे। आखिरी कमेंट राजेश जी। कबीर, ये सब इंटरिम सॉल्यूशंस है। मेरे ख्याल से लंबे दौर पे जो देखा जाए तो हमें ये देखना चाहिए हमारी डिपेंडेंस। देखिए, हम तेल पैदा नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म में हमारे ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए हमारे डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल के ऊपर जितने कम होते जाए। और इस चीज़ के लिए एक तो हमें हमारे जो प्रयास हैं कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाते जाएं हर क्षेत्र में, शहरों में मास ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देते जाए, और जहाँ तक पर्सनल यूसेज होता है वहाँ पे एक तरह से मुझे लगता है कि कोशिश किया जा सकता है कि किस तरह से प्राइस डिसइंसेंटिव लाया जाए, और रिन्यूएबल एनर्जी, ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल, इनके ऊपर जो हमारा फोकस है इसको बहुत जबरदस्त तरीके से आगे को पुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे दौर पे हम इससे नहीं निकल पाएंगे। आज ये टैक्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी दिन ये होकर रहेगा कि क्रूड प्राइसेस जाके एक लेवल पे पहुंचेंगे और डॉलर रुपये का रेट जगह पे पहुंचेगा, तो 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल जाएगा। ये कोई असंभव नहीं है, लेकिन हम अगर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उनका जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर उसको कम करना पड़ेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि तेल का तिलिस्म है क्या, इसकी वास्तविक कीमत यानी कि जो आधार मूल्य है वो दोगुना बाजार में पहुंचते पहुंचते और आपकी गाड़ी में जब तेल डलता है तो वो दोगुना कैसे हो जाता है और उसका बड़ा हिस्सा किसकी जेब में जाता है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।